विद्यावार्ती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके 17 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे और ये इसका पहला भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर दो अक्ष होते हैं, पहला अक्ष होता है एक्स, दूसरा अक्ष होता है वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ मूल बिंदु रहते हैं, इधर जाते हैं तो ये संख्याएं प्लस में होती है, ऊपर जाते हैं तो y का मान प्लस में होता है, इधर जाते हैं तो y का मान माइनस में होता है x डैश, और y डैश में नीचे मूल बिंदु से नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी y का मान माइनस में होता है। तो x अक्ष इसको कहा जाता है भुज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, y अक्ष को क्या कहा जाता है। जैसे अभी मैंने बताया दो अक्ष होते हैं, एक अक्ष एक्स अक्ष, दूसरा होता है वाई अक्ष। तो वाई अक्ष को कहा जाता है कोटि। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 3, आलेख में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है। अब क्षैतिज कतारें कौन सी होती है, तो ये जो एक्स अक्ष होता है इसको क्षैतिज कतारें भी कहते हैं। तो आपने को याद रखना है, इसका पहला नाम तो हो गया भुज और दूसरा याद रखना है क्षैतिज अक्ष। ठीक है, दोनों नाम अपने को याद रखना है। तो क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं भुज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आलेख में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं। अब ऊर्ध्वाधर कतारें कौन सी होती है, तो जो y होता है इसमें कोटि कहते हैं y को, और दूसरा नाम इसका एक और है, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। ऊर्ध्वाधर अक्ष, ये दोनों नाम अपने को याद रखना है। एक्स अक्ष का होता है क्षैतिज या भुज और वाई अक्ष का होता है कोटि या ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो यहाँ पर वाई अक्ष की पूछा था, ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कोटि। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दे रखा है बिंदु 1,2 किस चतुर्थांश में स्थित है। प्रथम, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश। तो अब ये चतुर्थांश क्या होता है, यहाँ देखिए, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष। यहाँ पर होता है मूल बिंदु जिसके निर्देशांक होते हैं एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी यहाँ पर 0 होता है। इधर जब अपन चलते हैं तो एक्स का मान प्लस में रहता है। तो ये पहला चतुर्थांश होता है जिसमें एक्स का मान भी प्लस में होता है और वाई का मान भी प्लस में होता है। तो ये चतुर्थांश में दोनों मान काय में रहते हैं, प्लस में रहते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा चतुर्थांश जो रहता है इसमें एक्स का मान यहाँ से इधर आएंगे, यहाँ -1, इधर माइनस की में संख्या आ जाएगी तो माइनस, और इधर ऊपर आएंगे तो ये संख्या काय में होती है, प्लस में होती है। तो दूसरे चतुर्थांश में जो संख्या होगी वो माइनस और प्लस में होगी। तीसरे चतुर्थांश में नीचे देखिए, यहाँ पर एक्स का मान भी माइनस में होता है और वाई की संख्या भी यहाँ पर माइनस में होती है। तो जब दोनों संख्याएं माइनस की हो तो वो हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। और चौथा जो चतुर्थांश होता है इसमें x का मान तो प्लस में रहता है लेकिन y का मान नीचे आएंगे तो माइनस में होता है। तो चौथे चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं प्लस माइनस होते हैं। तो पहले का प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश का होता है माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश का होता है प्लस माइनस। यहाँ देखिए प्रश्न में हमें दे रखा है प्लस का 1, तो x का मान प्लस में है, y का मान भी प्लस में 2 है। तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में आएगा, तो ये आएगा आपका पहला चतुर्थांश। तो ऑप्शन ए प्रथम चतुर्थांश इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए आई क्या बात समझ में, तो आप कहोगे कि थोड़ी थोड़ी आ गई, थोड़ी और अगले प्रश्न में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है बिंदु -2,3 किस चतुर्थांश में है। -2,3 किस चतुर्थांश में है, देखते हैं कौन से चतुर्थांश में आता है। इधर देखिए x और y दोनों काय में रहते हैं, प्लस प्लस रहते हैं, ये पहला चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में x का मान यहाँ से यहाँ मूल बिंदु रहता है 0 0, इधर आएंगे तो x का मान माइनस में होता है, यहाँ ऊपर जाएंगे तो y का मान काय में रहता है, प्लस में रहता है। तो दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। तीसरे चतुर्थांश की ओर बढ़ते हैं, इसमें x का मान भी माइनस में होता है
और y का मान भी माइनस में होता है। तो माइनस माइनस, चौथे चतुर्थांश में x का मान प्लस में होता है और y का मान नीचे माइनस में होता है। तो अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है पहली संख्या x का मान माइनस में है और y का मान जो है 3 प्लस का है। तो माइनस प्लस देखिए कौन से चतुर्थांश में दिख रहा है आपको, तो दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बिंदु 3 कामा माइनस 4। 3 कामा माइनस 4 का मतलब क्या है, पहले x का मान प्लस में है, y का मान माइनस में है, तो प्लस माइनस अपने को देखना है कौन से चतुर्थांश में है। तो इस प्रकार से अब आपको याद हो गया होगा, पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, पहला चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश में दोनों संख्याएं x और y की दोनों माइनस में होती है और चौथे चतुर्थांश में x का मान प्लस में, y का मान माइनस में। तो यहाँ पर भी हमें प्लस में दे रखा है x का मान, y का मान माइनस में दे रखा है जो कि चौथे चतुर्थांश में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है -√7 माइनस √5, मतलब ये x का मान है, ये आपका y में मान है। तो अपने को अंडर रूट आ जाए तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, अपना काम केवल चिन्ह से है। यहाँ पर x का चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, y का चिन्ह भी कौन सा है, माइनस का है। अब अपने को देखना है माइनस माइनस किस में आता है, तो माइनस माइनस आपका आता है किस में है, पहले में आता है प्लस प्लस, पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में होता है माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश में होता है माइनस माइनस और चौथे चतुर्थांश में होता है प्लस माइनस। ये आपका चौथा चतुर्थांश। अब यहाँ दोनों संख्याएं माइनस माइनस में है, तो यहाँ पर कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिना किसी समस्या के। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें संख्या दे रखी है दशमलव में। मैंने कहा अंडर रूट में आ जाए, दशमलव में आ जाए, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को काम केवल इससे इसके चिन्ह से है। तो ये 3.15, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये प्लस का है। तो पहला x का मान प्लस में है, y का मान देखिए -2.31 है, तो अपना काम केवल इस चिन्ह से है, y का मान माइनस में। अब अपने को देखना है कि प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आता है। तो पहले चतुर्थांश में तो दोनों चिन्ह प्लस प्लस होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में एक माइनस होता है फिर प्लस में होता है, तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस में होते हैं और चौथे चतुर्थांश में x का मान प्लस में, y का मान माइनस में। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, x का मान प्लस में और y का मान माइनस में, जो कि आपका चौथे ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो यहाँ पर चौथा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिना किसी समस्या के। अब आप कहोगे कि ये तो हम आसानी से कर लेंगे, इसमें हमको कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, रेखिक समीकरण दे रखा है अपने को x बराबर 5 का आलेख क्या होगा। देखते हैं क्या होगा। ये इस प्रकार से, ये आपका x अक्ष, यहाँ पर आपका y अक्ष, यहाँ आपका मूल बिंदु है 0 0। अब x का मान 5 है, अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये प्लस का है। तो x का मान प्लस में 5, इधर जाएंगे तो प्लस का 1, इधर जाएंगे 2, फिर आगे बढ़ेंगे 3, फिर आगे बढ़ेंगे 4, फिर यहाँ पर आएगा इसका 5। तो यहाँ पर इसका आलेख कैसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, इसका आलेख बनेगा ऐसे y अक्ष के समांतर। ठीक है, तो ये आपका y अक्ष और इसके समांतर बन रहा है, तो आपका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। x बराबर 5 का आलेख कैसा बनेगा, y अक्ष के समांतर बनेगा। बोलिए आई क्या बात समझ में। तो आप कहोगे कि थोड़ी थोड़ी आई है, थोड़ा और अपने को कंफ्यूजन है। तो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेखिक समीकरण दे रखा है। अब इस समीकरण में मान काय में दे रखा है x बराबर -3। इसका आलेख कैसा होगा देखते हैं। तो यहाँ आपका x अक्ष, इधर आपका y अक्ष, यहाँ आपका मूल बिंदु जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक, x का मान भी 0 और y का मान भी 0।
अब यहाँ अपने को x का मान -3 दे रखा है, मतलब किधर जाना है, इधर जाना है, -1 -2 -3। अब यहाँ पर -3 आया है तो इसका जो आलेख बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, इसका आलेख भी ऐसा ऊर्ध्वाधर बनेगा। तो ऊर्ध्वाधर बनेगा तो ये किसके समांतर बन रहा है, यहाँ देखो y अक्ष के समांतर बन रहा है ये। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। x बराबर -3 का आलेख कैसा होगा, y अक्ष के समांतर होगा। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। y -3 का आलेख कैसा होगा। और y -3 का आलेख कैसा होगा तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर y -3 का मान y-3 बराबर 0 करते हैं। तो यहाँ से अपने का पास y का मान निकल जाएगा। तो y का मान कितना है, माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। तो अपने पास y का मान आ गया, y बराबर 3। चलिए देखते हैं इसका आलेख कैसा होगा, इधर x इधर y। अब y का मान 3 है तो अपने को जाना है किधर, यहाँ मूल बिंदु होता है 0 0, x और y दोनों के मान 0 होते हैं। अब y में जाना है अपने को और प्लस में है तो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, 1 यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ आएगा। इसका आलेख कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब इसका आलेख ऐसा नहीं बनेगा, इसका आलेख कैसा बनेगा, x अक्ष के समांतर बनेगा, ऐसा आलेख आएगा इसका। ठीक है, तो ये आलेख कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, मतलब x अक्ष के समांतर बन रहा है, जो कि आपका ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। राइट, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ने से पहले अब अपन आगे के प्रश्न करेंगे, उसके पहले 3 महत्वपूर्ण सूत्र है। पहला सूत्र है a1 बटे a2 बराबर है यदि b1 बटा b2 के और बराबर हो यदि c1 बटा c2 के, तो 3 स्थिति बनती है। कैसी बनती है 3 स्थिति। पहली स्थिति बनती है आलेख, इसका जो आलेख बनेगा, आलेख समपाती होगा। आलेख कैसा होता है, समपाती होगा। अब समपाती क्या होगा, समपाती होगा। चलिए देखते हैं अपन समपाती कैसा होगा। मान लीजिए आलेख ऐसा बना, x का आलेख ऐसा बना और y का आलेख भी, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर जा रही है, मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, तो इसको कहते हैं समपाती। ठीक है, अब समपाती हो गई तो इसके लिए दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये समपाती हो गई। एक मिनट, समपाती हो गई तो ये रेखा यहाँ पर भी एक दूसरे को स्पर्श कर रही, यहाँ भी कर रही, यहाँ भी कर रही, यहाँ भी कर रही, यहाँ भी कर रही, मतलब जहां तक ये रेखाएं जा रही है ये सब एक दूसरे को स्पर्श करती जा रही है। तो दूसरी कंडीशन ये होगी कि इसके जो हल है, इसके अनगिनत हल होंगे, इसके अनगिनत अनंत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। दूसरी बात, और तीसरी बात ये, जब एक भी जगह अगर एक रेखा दूसरी रेखा को स्पर्श करे तब वो आलेख कैसा होगा, तो आलेख हमेशा जब एक भी जगह टच कर रहा है तो संगत होगा। कि तीनों बातें अपने को याद रखना है। क्या होगा, जब a1 और a2 दोनों मान बराबर हो b1 बटा b2 से, और ये मान भी बराबर हो c1 बटा c2 से, तब रेखाएं जो होगी, आलेख जो होगा वो एक दूसरे के ऊपर रहेगा, इसको बोलते हैं समपाती। अब जब समपाती होंगे तो रेखाएं आपस में अनेक स्थानों पर मिल रही है, तो इसके हल कितने होंगे, अनगिनत हल होंगे। और जब एक भी हल होता है तो इसका आलेख कैसा होता है, संगत होता है। राइट, चलिए अगला सूत्र देखते हैं, क्वेश्चन इसका दूसरा वाला। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, मतलब एक रेखा ऐसी है और एक रेखा ऐसी होगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक स्थान पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसमें पहला बिंदु तो लिखिए आप, आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। आलेख प्रतिच्छेदी, आलेख प्रतिच्छेदी होगा। और ये एक स्थान पर मिल रहा है, मतलब इसका हल भी कितना होगा, एक हल होगा। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है, इसका एक अद्वितीय हल होगा।
अद्वितीय हल होगा। और मैंने अभी आपको बताया जब एक भी जगह स्पर्श कर दे तो वो कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो आलेख कैसा होगा, संगत होगा। राइट। चलिए तीसरा सूत्र देखते हैं। जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तो ऐसी स्थिति में जो आलेख होगा वो कैसा होगा, मतलब ये x अक्ष, ये आपका y अक्ष। तो आलेख ऐसा बन रहा है, ये ऐसा हो जाएगा, एक रेखा ऐसी, एक रेखा ऐसी। तो इसमें कंडीशन पहली ऐसी होगी कि इसका आलेख जो होगा, इसका आलेख समांतर होगा। आलेख कैसा होगा, समांतर होगा। अब जब समांतर होगा तो ये एक भी जगह कटेगा नहीं। तो दूसरी कंडीशन में लिखना है कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये रेखाएं आपस में मिलेगी नहीं। जब मिलेगी नहीं तो हल होगा ही नहीं। और जब हल नहीं होता है, जब रेखाएं आपस में टच ही नहीं कर रही है, तो इसका हल आलेख कैसा होगा, असंगत होगा, असंगत होगा। ठीक है। तो ये तीनों स्थितियां, तीनों सूत्र अपने को काम में आने वाला। राइट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अपने को दे रखा है कि अगर आलेख समांतर हो, मतलब इस प्रकार से हो, दोनों रेखाएं आमने सामने हो, तो कितने हल होंगे, 1, 2, अनंत, या एक भी हल नहीं होगा। तो जब रेखाएं समांतर होगी तो ये रेखाएं आपस में मिलेगी नहीं, और जब रेखाएं आपस में मिलती नहीं है तो एक भी हल नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी की बात अपने को नहीं होगी। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर आलेख प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी मतलब ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर स्पर्श हो रही, कट रही है दोनों रेखाएं, तो कितने हल होंगे। तो एक बिंदु पर कट रही है तो इसका हल भी कितना होगा, एक हल होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अगर आलेख संपाती हो, संपाती मतलब ये और इसी के ऊपर दूसरी रेखा है, तो यहाँ भी स्पर्श कर रहा है, सारी जगह स्पर्श कर रहा है, तो इसके हल जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्न समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। पहला प्रश्न क्या पूछा है इसने, कितने हल होंगे। दूसरा प्रश्न इसी में पूछा है आलेख कैसा होगा। तीसरा प्रश्न पूछा है इसी में संगत होगा या असंगत होगा। ठीक है। तो चलिए तीनों के उत्तर निकालने हैं हम एक ही में। अपने पास दो समीकरण है, 2x धन 4y बराबर 6, और दूसरा समीकरण दे रखा है 4x धन 8y बराबर 12। तो जो पहला समीकरण है इसमें x का मान जो होगा वो a1 का मान हो जाएगा, तो यहाँ a1 का मान हो गया 2। पहले समीकरण में जो y का मान होगा वो b1 का मान हो जाएगा, तो y के साथ पहले समीकरण में है 4, और जो अचर पद है वो हो जाएगा c1। तो c1 कितना है, 6 है, तो c1 का मान हो गया 6। दूसरे समीकरण में जो x के साथ में है वो a2 का मान हो जाएगा, तो x के साथ में है 4, y के साथ में जो दूसरे समीकरण में हो जाएगा b2, और इसमें मान दे रखा है 8, तो b2 का मान हो जाएगा 8, और दूसरे समीकरण में जो अचर पद है वो हो जाएगा c2, जो मान है 12। राइट। अब अपन तीनों कंडीशन चेक कर लेते हैं। a1 बटा a2, a1 बटा a2 कितना है, a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4, कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो a1 बटा a2 का मान आया 1 बटा 2। अब b1 बटा b2 का देख लेते हैं। तो b1 बटा b2, तो b1 का मान कितना है 4 और b2 का मान कितना है 8, ये भी कट रहा है 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो इसको भी सरल किया तो इसका मान भी कितना आया 1 बटा 2। अब c1 बटा c2, अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अगर ये बराबर नहीं होते तो क्या होता, अगर ये बराबर नहीं होंगे तो फिर अपने को c1 बटा c2 का निकालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये दोनों बराबर हो गए, है ना। अगर बराबर नहीं होते ये दोनों मान तो आलेख कैसा हो जाता, प्रतिच्छेदी हो जाता, लेकिन दोनों मान बराबर है, तो अपने को तीसरा मान भी निकालना है c1 बटा c2, और c1 का मान है 6
और C2 का मान कितना दे रखा है 12, तो 6/12 ये भी कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो इसका मान भी कितना आया 1/2। अब देखिए तीनों मान बराबर हो गए, A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2। तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। तो ये कौन सा सूत्र हो गया आपका पहले नंबर का सूत्र। जब तीनों समीकरण A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2 के, तो हल कैसे होते हैं, हल जो होते हैं वो कैसे होते हैं बताइए। तो हल जो होगा वो संपाती होगा, है ना। आलेख कैसा होगा, संपाती होगा। अनंत हल होंगे, कैसे होंगे, अनंत या अनगिनत हल होंगे। और कैसे होंगे, वो संगत होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए जल्दी से। अनगिनत प्रतिच्छेदी या असंगत, प्रतिच्छेदी तो होगा नहीं, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। अनगिनत प्रतिच्छेदी ये भी कैंसिल हो गया। अनगिनत संपाती, लेकिन असंगत भी आ गया है, तो असंगत तो नहीं होगा, है ना। अब यहाँ अनंत हल हो रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि संगत तो होगा। तो ऑप्शन डी में यहाँ पर मैच कर रहा है, इसके हल भी अनंत होंगे, आलेख संपाती होगा और आलेख कैसा होगा, संगत होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे के बाद समझ में तो थोड़ी नहीं आई होगी, तो अगला क्वेश्चन भी सेम है, बिल्कुल आपको आ जाएगी। इसमें समीकरण दे रखा है 3x धन 5y बराबर 10। तो पहले a1 का मान निकाल देते हैं। तो a1 का मान x के साथ में 3, तो a1 3, b1 का मान कितना हो जाएगा 5 और c1 का मान हो जाएगा 10। दूसरे समीकरण में a2 का मान हो जाएगा 6 और b2 का मान हो जाएगा 7 और c2 का मान हो जाएगा 11। अब देखिए a1/A2, a1 का मान है 3 और a2 का मान है 6, ये कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो a1/A2 का मान कितना आया 1/2 आया। अब b1/B2 का चेक करते हैं, b1/B2 का, तो b1 का मान कितना है 5 और b2 का मान है 7, ये कट नहीं रहा है। तो अब देखिए a1/A2 का मान तो आया था 1/2, b1/B2 का मान कितना आया 5/7। तो हम कह सकते हैं कि a1/A2 बराबर नहीं है b1/B2 के। ठीक, तो जब आलेख अपना जो सूत्र है a1/A2 बराबर नहीं है b1/B2 के, तो आलेख कैसा होगा, आलेख होगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होगा। अब प्रतिच्छेदी होगा तो हल कितना होगा, एक होगा, और एक भी हल होता है तो वो संगत होता है। तो देखिए अनंत, अनगिनत, प्रतिच्छेदी, असंगत, ये तो कैंसिल हो गया। अनगिनत, प्रतिच्छेदी और संगत, अनगिनत नहीं हो रहा है, एक ही हल हो रहा है, ये कैंसिल। प्रतिच्छेदी हो रहा है, अनंत भी हो रहा है, लेकिन असंगत नहीं है, संगत है, ये तो हल तो निकल रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन डी बचा है प्रतिच्छेदी, तो ये एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो हल भी एक ही होगा, और ये एक हल होगा तो मतलब संगत होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राइट। चलिए, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक के प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न बहुत सरल थे, आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।